नमस्ते मेरे प्यारे भाई बहनों। कहानी शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। तो आज की कहानी इस प्रकार है। सेजल मिश्रा और हिमांशु एक दूसरे को इतना चाहते थे कि उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था। इसी दौरान सेजल की मां प्रतिभा उपाध्याय ने सेजल के ऐसे कान भरे कि वह प्रेमी की जान लेने को आमादा हो गई। इसके बाद जो हुआ, 21 वर्षीय हिमांशु सिंह सुल्तानपुर पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में अपनी मां प्रतिमा सिंह और बड़े भाई शिवेंद्र के साथ रहता था। 3 दिसंबर 2020 की शाम 6:30 बजे किसी का फोन आया तो वह घर से निकल गया। देर रात तक जब वह नहीं लौटा तो शिवेंद्र ने उसका फोन लगाया, लेकिन उसका फोन स्विच्ड ऑफ मिला। हर बार फोन बंद ही मिला तो वह परेशान हो गया। मां प्रतिमा सिंह भी चिंतित हो गई कि पता नहीं वह कहाँ है, जो उसका फोन भी नहीं लग रहा। अगले दिन भी हिमांशु की तलाश की गई, लेकिन उसका कुछ पता न चला। मोबाइल भी लगातार बंद आ रहा था। जब कुछ पता न चला तो 5 दिसंबर को शिवेंद्र अपने मामा विवेक सिंह के साथ शहर कोतवाली पहुंचा। कोतवाली में मौजूद इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह को उन्होंने हिमांशु के लापता होने की बात बताई। पूरी बात जानने के बाद इंस्पेक्टर सिंह ने हिमांशु की गुमशुदगी दर्ज कर ली। इसके बाद पुलिस अपने स्तर से हिमांशु को खोजने लगी। 8 दिसंबर को इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह को जानकारी मिली कि बाराबंकी के लोनी कटरा थाना पुलिस ने 4 दिसंबर को अखैयापुर गांव के पास नाले से एक युवक की नग्न लाश बरामद की थी, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। इंस्पेक्टर सिंह ने कटरा थाने से लाश के फोटो मंगवाकर हिमांशु के भाई अव मामा को दिखाए तो उन्होंने लाश की शिनाख्त हिमांशु के रूप में कर दी। इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ने हिमांशु के भाई शिवेंद्र से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हिमांशु की किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसके प्रेम संबंध 18 वर्षीय सेजल मिश्रा नाम की युवती से थे। वह डा प्रदीप मिश्रा और प्रतिभा उपाध्याय की बेटी है और शास्त्री नगर मोहल्ले में रहती है। प्रतिभा का तलाक हो चुका है, इसलिए वह पति से अलग रह रही है। इससे हिमांशु की हत्या का शक सेजल के परिजनों पर गया। लिहाजा पुलिस ने प्रतिभा के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। इससे पता चला कि प्रदीप घटना के दिन शाम 6 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक प्रतिभा के घर पर थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसी समय के बीच हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। हिमांशु के नंबर की कॉल डिटेल्स और लोकेशन की जांच की गई तो शक और पुख्ता हो गया। हिमांशु की आखिरी लोकेशन प्रतिभा के घर की थी। असरोगा टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में घटना की रात 12:05 बजे महाराष्ट्र नंबर की एक स्कोडा कार जाते हुए दिखी। पुलिस ने हिमांशु के दोस्तों से पूछताछ की तो पता चला कि हिमांशु अपने एक दोस्त के साथ घटना की शाम प्रतिभा के घर गया था। हिमांशु दोस्त को बाहर छोड़कर अंदर चला गया था। हिमांशु काफी समय तक वापस नहीं लौटा तो दोस्त उसके मोबाइल पर मैसेज भेजकर वापस आ गया। हिमांशु 6:40 बजे प्रतिभा के घर में घुसा था। 8:22 बजे वह प्रतिभा के घर से निकलते देखा गया। हिमांशु के परिजनों ने भी उसके हिमांशु के आने की पुष्टि कर दी। अब यह बात समझ नहीं आ रही थी कि जब हिमांशु प्रतिभा के घर से निकल आया तो गया कहां। लेकिन शक की गुंजाइश अभी थी कि फोटो में निकलते समय हिमांशु का चेहरा नहीं दिख रहा था। हिमांशु के साथ गए दोस्त और अन्य दोस्तों को युवक का फोटो दिखाया गया तो उन्होंने फोटो में दिख रहे युवक की पहचान हिमांशु के रूप में नहीं की। वह युवक कपड़े जरूर हिमांशु के पहने था, लेकिन चाल ढाल उसकी अलग थी। इसका मतलब यह था कि किसी और को हिमांशु के कपड़े पहनाकर गुमराह करने के लिए घर से निकाला गया था। तमाम सबूत प्रदीप मिश्रा और उनकी तलाकशुदा पत्नी प्रतिभा की ओर इशारा कर रहे थे। इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ने 14 दिसंबर को प्रदीप मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो थोड़ी सख्ती में ही वह टूट गए और उन्होंने घटना के पीछे की पूरी कहानी बयां कर दी। हिमांशु की हत्या करने में प्रदीप के अलावा प्रतिभा, उसकी बेटी सेजल और उनका नौकर
सद्दाम शामिल थे। हत्या के लिए बाकायदा एक प्रॉपर्टी डीलर गुफरान अख्तर के जरिए 50,000 रुपए की सुपारी दी गई थी। गुफरान ने अपने हिस्ट्री शीटर दोस्त वाहिद खान को हत्या के लिए तैयार किया था। वाहिद ने सबके सामने घटना को अंजाम दिया था। पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ने शिवेंद्र सिंह की तरफ से प्रदीप मिश्रा, प्रतिभा उपाध्याय, सेजल मिश्रा, गुफरान अख्तर, वाहिद खान और सद्दाम के खिलाफ भादमवी की धारा 364, 302, 201 और शायु 120 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपियों से पूछताछ के बाद हिमांशु की हत्या की जो कहानी सामने आई वह अवैध संबंधों की बुनियाद पर रची बसी निकली। उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर की शहर कोतवाली के शास्त्री नगर मोहल्ले में रहती थी प्रतिभा उपाध्याय। प्रतिभा का विवाह 19 साल पहले बढ़ियावीर में रहने वाले प्रदीप मिश्रा से हुआ था। प्रदीप मिश्रा होम्योपैथी के डॉक्टर थे। विवाह के साल भर बाद ही प्रतिभा ने एक खूबसूरत बेटी सेजल को जन्म दिया। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। सन 2007 में प्रतिभा ने प्रदीप से किसी बात से खफा होकर तलाक ले लिया और बेटी सेजल के साथ शास्त्री नगर मोहल्ले में रहने लगी। प्रतिभा ब्याज पर पैसे देने का काम करती थी। इस पर उसे अच्छी कमाई होती थी। माम बेटी का रहन सहन काफी अच्छा था। प्रतिभा हाई सोसाइटी की महिलाओं की तरह ही जीन्स टी शर्ट पहनती थी। हाथ में महंगा मोबाइल होता था। रहन सहन और काम के चलते प्रतिभा का हर तरह के लोगों से संपर्क रहता था। वह किसी के दबाव में नहीं आती थी। समय के साथ सेजल जवान हो गई। उसने इंटर तक पढ़ाई कर ली थी और आगे पढ़ने की तैयारी कर रही थी। गोरे रंग की सेजल बेहद खूबसूरत थी। गली मोहल्ले का हर युवक उससे नजदीकी बढ़ाने को बेकरार रहता था। पिता के बिना माँ के साथ रहते हुए सेजल भी काफी खुले मिजाज की हो गई थी। माँ के तौर तरीके और रंग ढंग देखकर वह भी उसी रंग में ढल गई थी। उसके जो मन में आता करती। वह अपने सपनों के राजकुमार के इंतजार में पलकें बिछाए बैठी थी। हिमांशु सिंह बाराबंकी के गांव जंगरा बसावनपुर का रहने वाला था। उसका एक बड़ा भाई था शिवेंद्र। हिमांशु के पिता का नाम प्रदीप सिंह और माँ का नाम प्रतिभा सिंह था। प्रदीप खेती किसानी का काम करते थे, लेकिन किसी वजह से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही। पति की मानसिक स्थिति ठीक न होने पर प्रतिभा सिंह अपने दोनों बेटों को साथ लेकर सुल्तानपुर अपने भाई विवेक सिंह के पास आ गई। विवेक सिंह सरकारी नौकरी करते थे और गोलाघाट क्षेत्र में रहते थे। उन्होंने अपनी बहन और भांजों को सहारा दिया, उनकी परवरिश में मदद की। शिवेंद्र ने मुरादाबाद स्थित एक इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था। वह काफी स्मार्ट था। खूबसूरत युवतियों में उसका काफी लगाव था। जब हिमांशु और उसका भाई शिवेंद्र अपने दम पर कुछ करने के काबिल हुए तो विवेक सिंह ने उन्हें पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में एक मकान रहने के लिए दिला दिया। उनका सारा खर्चा विवेक सिंह ही उठा रहे थे। हिमांशु की सेजल से मुलाकात मार्केट में शॉपिंग करते समय हुई थी। पहली ही नजर में सेजल उसे दिल दे बैठी। उधर हिमांशु भी उसे देखते ही उस पर फिदा हो गया था। उस पहली मुलाकात में दोनों के बीच कोई संवाद शुरू नहीं हो सका, मगर सेजल मार्केट से घर लौटकर भी हिमांशु को भुला नहीं पाई। उस रात वह हिमांशु के बारे में ही सोचती रही। हिमांशु से हुई उस पहली मुलाकात के बाद सेजल खोई खोई सी रहने लगी थी। अब उसे बेसब्री से इंतजार था हिमांशु से अपनी मुलाकात होने का, ताकि वह अपना हाले दिल बयां कर सके। पहली मुलाकात के 2 हफ्ते बाद एक दिन उसी मार्केट में उसे हिमांशु दिखाई दे गया। हिमांशु को देखते ही उसके दिल के तार झंझना उठे। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अब तक हिमांशु की निगाह भी उस पर पड़ चुकी थी। वह धड़कते दिल से बस सेजल को ही घूरे जा रहा था। कुछ पलों तक यह घूरने का सिलसिला चलता रहा। फिर हिमांशु सेजल के पास आया और बेहद मीठे लहजे में झिझकते हुए बोला, माफ कीजिए, क्या मैं आपसे कुछ बातें कर सकता हूँ? उस दिन दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लिया। दोस्ती हुई तो फोन पर बात करने का सिलसिला शुरू हो गया।
सेजल के मोबाइल पर हिमांशु के फोन कॉल्स आने लगे। दोनों कई कई घंटे बात करते, मगर फिर भी दिल नहीं भरता। अब हिमांशु प्रतिभा की गैर मौजूदगी में सेजल के घर भी आने जाने लगा। एक दिन जब हिमांशु सेजल के घर आया तो हिमांशु ने सेजल को बाहों में भरकर उसके होठों को चूम लिया। अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती, तुमसे एक पल भी अलग होने को दिल नहीं करता, तो फिर मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते हो? वह तो मैं करूंगा ही यार, मगर शादी के बाद रोमांस का मजा किरकिरा हो जाता है। इसलिए सोचता हूँ कि पहले जी भरकर सैर सपाटा और मस्ती कर ली जाए, फिर शादी की बात सोचेंगे। प्रेमी हिमांशु के मनोभावों को जानकर सेजल प्रसन्नता से खिल उठी। उसे हिमांशु दुनिया का सबसे अच्छा इंसान नजर आने लगा। कुछ दिनों बाद सेजल का जन्मदिन था। उस दिन सेजल ने हिमांशु के सिवाय किसी को इनवाइट नहीं किया, यहां तक कि अपनी खास सहेली हिमानी को भी नहीं बुलाया। तन्हा कमरे में दो जवां दिल, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। ऐसे में मन भटकते कितनी देर लगती है। फिर हिमांशु ने सेजल को बाहों में भींचकर प्यार करना शुरू कर दिया, लेकिन सेजल ने किसी तरह खुद पर काबू किया और हिमांशु को भी बेकाबू होने से रोक लिया। दोनों ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे। सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर सेजल ने हिमांशु के साथ अपनी रिलेशनशिप को लेकर एक पोस्ट डाली, जिसमें वह हिमांशु के साथ एक सेल्फी में दिख रही थी। उसमें उसने हिमांशु से अपने प्यार का इजहार किया था और अपने रिलेशनशिप के 2 साल 7 महीने पूरे होने पर खुशी जताई थी। ये पोस्ट सेजल के मित्रों के अलावा और अन्य लोगों ने भी देखी। यह बात सेजल की मां प्रतिभा तक भी पहुंच गई। प्रतिभा ने सेजल से बात की और उसे गुस्से में डांटा भी, लेकिन कुछ सोचने के बाद प्रतिभा ने सेजल को समझाया, मानती हूं कि तू उम्र के उस दौर से गुजर रही है जहां किसी भी लड़के के प्रति आकर्षित हो सकती है, लेकिन एक सच यह भी है कि उम्र के इस दौर में दिमाग से ज्यादा दिल से काम लिया जाता है। जैसे तूने सिर्फ अपने दिल की सुनी, दिमाग की नहीं। दिमाग की सुनती तो तू उससे अपने लिए नहीं चुनती। मॉम, हिमांशु में क्या खराबी है? गुड लुकिंग है, हैंडसम है, मेरी उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। सेजल ने खुश होते हुए अपने दिल की बात बता दी। बेटा, केवल खूबसूरती और प्यार से जिंदगी में काम नहीं चलता। अच्छी तरह से जिंदगी गुजारने के लिए आमदनी का अच्छा जरिया होना चाहिए, जो उसके पास नहीं है। न नौकरी, न काम धंधा और न ही रहने का खुद का कोई ठिकाना। ऐसे में वह तुझे क्या खुश रखेगा? माँ की बात सुनकर सेजल सोच में पड़ गई। वह सोचने लगी कि उसकी माँ कह तो सही रही है। प्यार के रंग और जोश में वह यह कुछ सोच ही न सकी कि आगे कैसे उसके साथ जिंदगी कटेगी। ऐसे में उसने हिमांशु से दूर होने का फैसला कर लिया। अब वह हिमांशु से कटने लगी, जबकि हिमांशु उससे शादी करने का दबाव बना रहा था। सेजल उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हिमांशु उसका पीछा छोड़ने को ही तैयार न था। तब प्रतिभा एक दिन हिमांशु के घर पहुंच गई। उसने हिमांशु की मां को न सिर्फ अपने बेटे को समझाने की हिदायत दी, बल्कि काफी भला बुरा भी कहा। इसी दिन हिमांशु के घर वालों को उसके प्रेम संबंधों का पता चला। मां ने हिमांशु को समझाया भी कि वह सेजल से दूर रहे, लेकिन प्यार में आकंठ डूबा हिमांशु सेजल से दूर होने की सपने में भी नहीं सोच सकता था। हिमांशु के पीछा न छोड़ने पर मां बेटी उससे छुटकारा पाने का उपाय सोचने को मजबूर हो गईं। डा प्रदीप ने प्रतिभा से तलाक के बाद दूसरी शादी कर ली थी, एक बेटा भी था। लेकिन इधर कुछ समय से वह फिर से प्रतिभा से मिलने उसके घर आने लगा था। रोजाना 1-1.5 घंटे वह प्रतिभा के घर रुकता था। प्रदीप को भी हिमांशु के बारे में पता था, वह भी उससे काफी गुस्सा था। प्रदीप और प्रतिभा का एक प्रॉपर्टी डीलर काफी करीबी था। उसका नाम गुफरान अख्तर था और शहर कोतवाली के चौक मोहल्ले में रहता था। दोनों ने गुफरान से बात की और उससे हिमांशु को ठिकाने लगाने में मदद मांगी। गुफरान का एक साथी था वाहिद खान। वाहिद चांदा थाने के अंतर्गत कोथरा गांव में रहता था।
वह चांदा थाने का हिस्ट्री शीटर था। गुफरान ने वाहिद से बात की और उसे प्रदीप और प्रतिभा से मिलाकर पूरी डील फाइनल करा दी। हत्या की सुपारी की रकम 50,000 रुपए तय हुई, जो काम होने के बाद दी जानी थी। हिमांशु की हत्या करने का पूरा ताना बाना बुना गया। इसमें प्रतिभा ने अपने नौकर सद्दाम को भी शामिल कर लिया। 3 दिसंबर 2020 की शाम सेजल ने फोन करके हिमांशु को अपने घर बुलाया कि उसके मम्मी पापा उससे बात करना चाहते हैं। हिमांशु अपने दोस्त के साथ प्रतिभा के घर पहुंचा। करीब 6:45 बजे वह दोस्त को बाहर खड़ा करके अंदर चला गया। वहां प्रदीप, प्रतिभा, सेजल, नौकर, सद्दाम के साथ गुफरान और वाहिद मौजूद थे। बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान ही वाहिद ने पीछे से लोहे के पाइप से हिमांशु के सिर पर प्रहार किया। प्रहार इतना तेज था कि हिमांशु के मुंह से चीख भी न निकल सकी। फिर ताबड़तोड़ सिर व शरीर पर कई प्रहार करके वाहिद ने हिमांशु की हत्या कर दी। बाकी सभी उसकी हत्या अपनी आंखों के सामने होते देखते रहे। हिमांशु को मारने के बाद उसके कपड़े उतारकर सद्दाम को पहनाए गए। हिमांशु की तरह ही वेशभूषा बनाकर उसकी ही तरह सद्दाम रात 8:22 बजे घर से निकला, जिससे लगे कि हिमांशु घर से निकला है। सभी को पता था कि बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उनमें हिमांशु की घर में आते हुए फोटो कैद हुई होगी। ऐसे में उन पर ही पुलिस का शक जाएगा। इससे बचने के लिए ही यह रास्ता अपनाया गया। देर रात वाहिद ने अपनी स्कोडा कार में हिमांशु की नग्न लाश डाली। फिर गुफरान के साथ कार से बाराबंकी के लोनी कट्टरा थाना क्षेत्र के अखैयापुर गांव के पास एक नाले में हिमांशु की लाश फेंक दी और वापस आ गए। अगले दिन वाहिद को अपनी तय सुपारी की रकम भी मिल गई, लेकिन तमाम होशियारी के बाद भी उन सब का गुनाह कानून की नजर में आ ही गया। आवश्यक पूछताछ के बाद पुलिस ने डांस आरएस प्रदीप को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दिसंबर को इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ने गुफरान अख्तर और वाहिद खान को नगर कोतवाली के पयागीपुर चौराहे से उस समय गिरफ्तार कर लिया जब दोनों स्कोडा कार से कहीं भागने की फिराक में थे। उनके पास से हत्या में प्रयुक्त लोहे का पाइप और स्कोडा कार बरामद हो गई। उन दोनों ने हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। आवश्यक पूछताछ के बाद गुफरान और वाहिद को न्यायालय में पेश करने के बाद आज की कहानी यही तक थी। अब कल मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।